अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जिनमें 3 में आज मतदान हो चुका है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल। देश के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुतों की बहुत कुछ स्टेक पर है। असम में आज मतदान हो गया है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है 86% के आसपास। 80% के आसपास केरल में भी चुनाव वोट हुआ है और 86% का मतदान पुडुचेरी में हुआ है। कितने जागरूक मतदाता हैं इस क्षेत्र के, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करते हैं। उत्तर भारत के और ख़ासतौर पर हमारे प्रदेश के मतदाताओं को इन लोगों से सीख लेना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं या फिर कोर साउथ में हैं। मतदान के प्रति और अपनी सरकार चुनने का इनका जो रुख है वो काबिल तारीफ है। आज चर्चा करेंगे कि इन 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन है या फिर जो जमे हुए हैं उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल है। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, इस देश में सबसे खूबसूरत राज्यों में चुनाव चल रहा है और उन चुनाव का थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ा कम अहमियत मिल रही है, जबकि अहमियत इनकी राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी चर्चा वैसे नहीं हो रही जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जब चुनाव होता है। हम एक एक करके आज आपको 5 राज्यों की तस्वीर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डीप साउथ में तमिलनाडु की। 73 साल के एम.के. स्टालिन अपना दूसरा कार्यकाल के लिए जनता के बीच मुखातिब है और उनके सामने है अन्ना द्रमुक ईपीएस और राजनीतिक तौर पर सनसनी और सिनेमा के सुपरस्टार, तमिल सुपरस्टार विजय उनके सामने है। बहनों भाइयों, तमिलनाडु के इतिहास का सबसे शानदार चुनाव होने जा रहा है और यहां दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खड़ी है डीएमके के साथ और अन्ना द्रमुक के साथ है मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी। यहां ताकत में यही दोनों हैं, लेकिन विजय सबकी राह का रोड़ा बन गए हैं और ख़ास तौर पर 73 साल के एम.के. स्टालिन के। स्टालिन भले ही विरासत के जरिए राजनीति में आए हों, लेकिन जो द्रविड़ मॉडल उन्होंने लागू किया है पूरे तमिलनाडु के भीतर और डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स चलाई हैं, डीएमके की लोकप्रियता आसमान पे रही है। कैसा भी माहौल रहा हो, लेकिन डीएमके ने तमिलनाडु के भीतर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन अब उनकी राह में ये 2 बड़ी पार्टियां रोड़ा बनी हुई हैं। आसान नहीं है इस बार उनके लिए विधानसभा के चुनाव में दूसरे कार्यकाल तक पहुंचना। जनता जो भी चाहे पसंद करेगी, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं है, मुकाबला बड़ा कठिन है तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में जो डीप वहाँ के रीजनल फीलिंग है, तमिल प्राइड है और उस प्राइड में जो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट का हिस्सा है, वो नो डाउट कि उसमें बहुत बड़ा वोट बेस, लाइन शेयर डीएमके और स्टालिन के पास है। नेतृत्व भी है उनके पास, विजन भी है और 5 साल का कार्यकाल भी। अब आइए केरल। 83 साल के पिनराई विजयन अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच मुखातिब है और उनका मुकाबला है यूडीएफ वालों से, एलडीएफ वालों से। वहां भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग अलायंस का हिस्सा हैं। बहनों भाइयों, वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ का सीधा मुकाबला है और वामपंथ का अंतिम किले का नाम है केरलम। अगर वामपंथ की वहां से विदाई हुई तो दुनिया सिर्फ उनको इतिहास में दर्ज एक राजनीतिक दस्तावेज के तौर पर देखेगी, क्योंकि वामपंथ का आखिरी गढ़ बचा है केरल। अब देखना होगा कि आज जो मतदान संपन्न हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर पिनराई विजयन को उलटने में कामयाब होती है उनकी सत्ता को, और दिलचस्प होगा यह देखना कि बीजेपी वहां पर क्या परफॉर्मेंस करती है। हालांकि बीजेपी वहां पर सत्ता में आने या विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी की उपस्थिति मजबूत है।
अब एक बहुत छोटा सा देश राज्य है पुडुचेरी, केंद्र शासित है लेकिन एक राज्य है, 30 विधानसभा सीटों का है और रंगास्वामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी लोकप्रियता गजब की है वहाँ पे। और वहाँ भी देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी पीछे से अलाइंड है। बहनों भाइयों, जो रीजनल पार्टीज की ताकत है ना, इन दोनों को, जो दिल्ली के ताकतवर राष्ट्रीय दल है ना, इनको अपने अपने इलाकों में समेट के रखा हुआ है। ये होती है क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत, कि भले ही आप राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन जब उनके राज्य में जाएंगे पीछे खड़े होना पड़ेगा। यही हाल पुडुचेरी में है। अब चलते हैं असम। असम में आज वोटिंग हो गई। अपने दम पर हेमंत बिस्वा शर्मा का यह पहला चुनाव है। इसके पहले वहां पर बीजेपी ने अपनी ताकत के दम पर चुनाव हासिल किया था, जीत हासिल की थी। सर्वदानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। ये पहला मुकाबला है जहां उन्हें खुद मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब देना है। और कांग्रेस वहां कोई छोटी पार्टी नहीं है, बेहद ताकतवर पार्टी थी। है एक समय उसके पास 78 विधानसभा सीटें थी 126 में से, 2016 की बात है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत तगड़ा कैंपेन और एक कड़ी चुनौती असम में पेश कर रही है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। हेमंत बिस्वा शर्मा की ताकत हिंदुत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, मैनेजमेंट, विकासकारी योजनाएं और रिकॉर्ड नौकरियां उन्होंने असम में लोगों को दी हैं। यह उनकी ताकत है। और कांग्रेस की ताकत है पारंपरिक वोट, असमिया कल्चर, मजदूर तबका, ओबीसी कम्युनिटी और गोगोई फैमिली की विरासत, गांधी परिवार का क्रेज और कांग्रेस का आधार। तो मुकाबला असम में बड़ा दिलचस्प है। और सबसे हाई वोल्टेज चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पूरा मीडिया पश्चिम बंगाल दिखा रहा है। बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल की लड़ाई ज़बरदस्त है और एसआईआर के बाद की वहाँ की लड़ाई अपने आप में इतनी कठिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ख़ास तौर पर टीएमसी और बीजेपी के लिए। एक समय कभी टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला हुआ करता था। लगातार से 3 बार से मुख्यमंत्री, एक भी दाग नहीं, आक्रामक, महिला, विकासोन्मुख योजनाएं और एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी से सामने से लड़ने का हौसला रखती हैं, वो है ममता बनर्जी। उनकी पार्टी का मुकाबला है बीजेपी से, लेकिन दोनों के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर इस अंतर को एसआईआर ने पाट दिया तो पश्चिम बंगाल में खेला हो वो। लेकिन बहनों भाइयों, ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। नामुमकिन शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बेहद मुश्किल है उनको हराना। जनता पर उनकी पकड़, विकासकारी कार्यक्रम, सीधे जनता से संवाद, फाइटिंग स्किल और सबसे बड़ी बात है बांग्ला प्राइड। उन्होंने जो नारा दिया कि बंगाल पर जितना हमला होगा बंगाल जीत कर निकलेगा, उन्होंने बीजेपी को आउटसाइडर और खुद को बांग्ला प्राइड के तौर पर पेश किया है। दलित वोट, पिछड़ा वोट, भद्रलोक और मुसलमानों का उनको जबरदस्त समर्थन हासिल है। बीजेपी वहां हिंदुत्व की धार पर खड़ी है और मैनेजमेंट पर खड़ी हुई है। जो लोग ममता बनर्जी के राज से छुटकारा चाहते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टीज की तरफ नहीं, वो शिवेंदु अधिकारी और बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। वो एक विकल्प बनकर उभरे हैं। 10% वोट शेयर वाली पार्टी लास्ट असेंबली इलेक्शन में 38% वोट शेयर लेकर आई, 28% का जंप बीजेपी को मिला। तो कोई बात तो होगी कि बीजेपी बंगाल में बढ़ रही है। तो इनमें सिर्फ एक नेता है जो विरासत से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया, स्टालिन। बाकी ये 3 जो आप चित्र मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपनी राजनीति, अपने कार्यक्रम, विकासोन्मुख योजनाएं, अपनी फाइटिंग स्किल, जनता के लिए लड़ने और विकास के नाम पर राजनीति में आए। कोई 3 बार, कोई चौथी बार के कार्यकाल के लिए जनता के बीच में है। बहनों भाइयों, इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। तो सिर्फ उत्तर भारत के ही चुनावों पर नजर मत रखिए, देश के इन 5 राज्यों के चुनाव में आपका स्वागत। कुछ बयान सुने आप। निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है।
यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये विधायक जीतने से भी सरकार तो नहीं बनेगा, वो राहुल गांधी का आमने सामने रहेगा, लेकिन वो चुनाव जीतने का कोई संभावना नहीं है। आपका स्कोर कितना होगा? 90 से 100। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार पीयूष पंत जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओम प्रकाश अस्क जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं और बहुत ही दिग्गज जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो भाई संजय चौधरी जी, आपकी इज्जत तो ज़्यादा दांव पे लगी हुई है। आपके लिए असम का किला बचाना और दूसरों पर कब्जा करना इस बार उतना आसान नहीं है जितना आप हर बार कर लेते थे, और असम कोई बिहार नहीं है। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का अधिसंख्य रिकॉर्ड यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो जाया करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन अपेक्षाओं के आधार पर जनता उसे वोट देती है, अपने 5 साल के कार्यकाल में जो काम करती है, जिस प्रकार का डिलीवर करती है, निश्चित रूप से वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है। और हम लगातार देख रहे हैं कि असम के अंदर तो मुझे लगता है कि इस बार आंधी आने वाली है। एक बात का आप और जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार का जो मतदान हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार जो बढ़ा हुआ 80% के ऊपर है, वो जो दिखाई दे रहा है SIR का असर है ना। जिस तरह से मतदाता की सूची दुरुस्त, देखो खुलेआम स्वीकार रहे हैं कि SIR का मतदाता सूची दुरुस्त हुई है, बोगस वोटर बाहर हैं। हाँ। जो ऐसे वोट हैं जो डुप्लीकेट हुआ करते थे, जो लोग मर गए हैं वो सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसे लोग जो वहां नहीं रहते थे उनके नाम भी सूची में ऐड थे। निश्चित रूप से परिमार्जित सूची के आधार पर बेहतर जो मतदाता सूची है उसमें अधिसंख्य संख्या में वोटर निकले हैं। अच्छा, असम और पश्चिम बंगाल के अलावा और तो कहीं बड़ी पॉलिटिकल स्टेक आपकी है नहीं। तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, यहाँ तो आप पीछे की बेंच पे हो सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी जानकारी आ रही है, पार्टी का जिस प्रकार का फीडबैक है, तमिलनाडु के अंदर इस बार की फाइट जो है वो ट्रेंगुलर है और निश्चित रूप से ये जो ट्रेंगुलर फाइट है वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से आगे ले जाने में सहायक होगी। और केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और बंगाल के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत कर आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की वहां की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ के बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ के चुनाव में, उनसे जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि निश्चित रूप से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। और असम तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के आधार पर संगीत में जिस प्रकार से उसके सुर, लय और ताल भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ के स्थानीय सड़कों पर नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत की ओर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इज्जत आपकी भी बहुत दांव पे है, केरल में, तमिलनाडु में और ख़ास तौर पर असम में तो आमने सामने का चुनाव है। वोटिंग हो चुकी है असम में, पुडुचेरी में और केरलम में, यहाँ चुनाव हो चुके हैं।
आपकी पार्टी अपने लिए कोई संभावना देखती है या फिर आप बैक बेंचर्स की तरह रीजनल पार्टियों के कंधे पे बैठे रहेंगे? ब्रजेश भाई बहुत शुक्रिया आपका। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि लोकतंत्र की लाज जो है वो खतरे में है, वो स्टेक पर है। कांग्रेस पार्टी का कोई हार जीत स्टेक पर नहीं। कांग्रेस हारती भी रही है, जीतती भी रही है, और कांग्रेस इस बार आपको अपने रिजल्ट से चौंकाएगी, ये भी अपनी जगह पर है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के और इनके चुनाव आयोग के, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, हाँ मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू रहे। आपकी बड़ी ब्यूटीफुल वॉइस आ रही है, आप बोलते रहें। जी जी सर, कंटिन्यू हो। हाँ हाँ जी, कान से निकाल दें, आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो सर वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। आप कान से निकाल दें। जी 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 जी। तो बहुत शुक्रिया। तो हो क्या रहा है कि आज जो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूरा एक मतदान की प्रक्रिया में बंगाल में बाधित करने की कोशिश की। संजय भाई अभी कह रहे थे कि केरल, वहां पे असम में बड़ा अच्छा हुआ, एसआईआर हुई है। तो संजय भाई तो बड़े पढ़े लिखे इंसान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पढ़ते नहीं है, हमें भरोसा आज, लेकिन पहली बार हमें लगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। इस बार जिन 12 राज्यों में एसआईआर हुई थी उसमें असम नहीं है। असम की एसआईआर बहुत पहले हुई थी, 4-5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के कहने से, जिसमें उनके लगभग 16-17 लाख के केस पेंडिंग है। वो 5-6 साल पहले हुई थी, इस बार एसआईआर नहीं हुई है। तो इस तरीके की भ्रम की स्थिति क्यों उत्पन्न करते हैं? एसआर हुआ है, मुझे लगता है आप पहला राउंड एसआईआर नहीं, एसआर हुआ है क्योंकि वहां की राज्य की ओके बोलिए सर, कंटिन्यू। मुझे लगता है कि आप इसमें संशोधित हो जाइए। तो मुझे उम्मीद है संजय भाई मेरी बात सुनेंगे, सत्ता का अधिनायकवाद नहीं करेंगे। तो मैं दूसरी बात बताऊं आपसे कि जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो डेरेक ओब्रायन जो चुने हुए सांसद हैं उनको गेट लॉस्ट कर रहे हैं। वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन आधा खोले थे, पूरा कल खोल दिया। शाम की वर्चुअल मीटिंग ने जो आईएएस अधिकारियों के साथ ज्ञानेश कुमार जी ने की, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने, और जिसका जवाब उन्होंने अनुराग यादव जी ने पूरे जिम्मेवारी के साथ दिया, मर्दानगी के साथ दिया कि यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। यह अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है, चुनाव आयोग कितना परेशान है। एक तरफ एक राजनीतिक दल को गेट लॉस्ट बोल रहा है और दूसरी तरफ हमारे अधिकारियों को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। उस अधिकारी को डिमोरलाइज करने की सारे, मैं कांग्रेस की संभावनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। तमिलनाडु, केरल, वहां पर पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में क्या नाम, लोकतंत्र खतरे में है ब्रजेश भाई। आप जीतो संभावनाएं तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगी। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, अधिकारी ही नहीं रहेंगे, जिन अधिकारियों को बदतमीजी की जाएगी, मां बहन की गालियां दी जाएगी, सांसदों को कहा जाएगा गेट लॉस्ट, और जो जिस चुनाव आयोग जिसके हमें अविश्वास है, जिसके खिलाफ हम महाअभियोग लाना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी उसको महाअभियोग से बचा लेगी, और वो भी गलत तरीके से बचा लेगी। कहीं ज्यादा सांसदों ने दस्तखत किए। आप बताइए मुझे, लोकतंत्र खतरे में है तो आप, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, या लोकतंत्र की बात करूं? वैसे आपकी वर्दी बहुत अच्छी लग रही है सर। ये कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को दे रही है या आपने अपने लिए बनवाई है सर? सर मेरा जो कुछ भी है वो कांग्रेस ही करती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं राजपूत जी की साफगोई का बहुत कदरदान हूं। मुझे 20 सेकंड दे देते सर। सर मैं सेकंड राउंड में आपको 30 सेकंड अतिरिक्त दूंगा। अभी ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं सीधे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण वहां आपको आज असम में दिखा वोटिंग में, और पश्चिम बंगाल में भी क्या माहौल है? ब्रजेश जी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही सर। असम, बंगाल या जहां भी चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज आपको ज्यादा दिख रहा है, मुझे लगता है कि संजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि एसआईआर का असर है। एसआईआर में बड़े पैमाने पर वैसे वोटर के नाम काटे गए जो लंबे समय से मृत थे, लेकिन उनका नाम काउंट हो रहा था, इसलिए वोटिंग परसेंट बढ़ा हुआ दिख रहा है, या दूसरी जगहों पर लोग शिफ्ट कर गए। रही बात कि होगा क्या, इस बढ़े हुए मतदान
या जो कुछ भी हो रहा है चुनाव के दौरान हुआ, या चुनाव के पहले जिस तरह के बयान और भाषण होते रहे दोनों ओर से, आरोप प्रत्यारोप होते रहे, उसका निष्कर्ष क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। शायद हम लोग के डिबेट का भी मूल मकसद यही है कि उसमें क्या होगा। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने एक पॉलिटिकल लाइन जो तय कर ली है हिंदुत्व और घुसपैठ की, वह अपनी उस लाइन से कभी डेविएट नहीं करती है। वो वही बनी हुई है, घुसपैठ की समस्या और हिंदुत्व की समस्या। हिंदुत्व की बात असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो घुसपैठ, और बंगाल की भी बात करें, दोनों राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है वहां घुसपैठ की। और घुसपैठ की बात हम नहीं कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इसलिए नहीं मान लेना चाहिए। खुद ममता बनर्जी ने 2005 में जो घुसपैठ को लेके सवाल उठाया था और संसद में जिस तरह का हंगामा उन्होंने किया था, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 2005 में अगर घुसपैठ की समस्या उतनी गंभीर थी पश्चिम बंगाल में, तो आज वो घट कैसे गए। ऐसा तो कोई कदम उठाया नहीं किसी ने, बल्कि आरोप ये लगते रहे कि वैसे लोगों को भी जो SIR में नाम छटे हैं, लगभग 91 लाख के आसपास जो नाम छटे, वो 1 करोड़ भी मान के चले कि 1 करोड़ के आसपास होंगे। इतने लोग आखिर थे कहाँ, हैं कहाँ? उसमें से मान लीजिए 5-10% एरर होगा, एरर भी मान लेते, तब भी 80-90 लाख लोग अगर वहां से छटे हैं तो निश्चित तौर पर, चूंकि बंगाल और बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है, इसलिए वो असर पड़ता है। तो इसलिए सर तृणमूल की क्या ताकत है? 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने रहना या इतने हाई वोल्टेज चुनाव में रहना कोई आसान नहीं होता। उनकी भी कोई ताकत होगी। मैं दोनों की ताकत की बात बताता हूं आपको। सबसे पहले मैंने ये बताया कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसका असली कारण ये है SIR जी। इसलिए इसमें चौंकने की हम लोगों को जरूरत नहीं है कि, और उस पर नतीजे निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, वोटिंग परसेंट बढ़ गया तो इस बार क्या होगा, जैसा ट्रेडिशनल हम लोग कैलकुलेट करते रहे जी। अब वो ट्रेडिशन इस बार टूट रहा है। दूसरा कि ममता की ताकत की अगर हम लोग बात करें तो ममता की ताकत, सबसे बड़ी जो ताकत थी वो वहां के 30% मुसलमान हैं जी। 30% मुसलमान जो बीजेपी के विरोध में किसी भी जीतती हुई या मजबूत पार्टी की ओर बढ़ जाते हैं। और जाहिरा तौर पर अब वहां बंगाल में TMC के अलावा जो अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है और एक लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो दोनों की जो अभी स्थिति है पिछले 2 चुनावों से 3 चुनावों से, उसमें अब उनका स्कोप कोई नहीं बचता है। वो अस्पताल में भर्ती हैं, बल्कि अब तो ये पॉलिटिकली हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है दोनों। हाँ, तो ताकतवर बनके जो पार्टी उभरी, जो आपने शुरू में ही कहा कि 10% वोटों से बढ़ के जो 38-39%, पिछले चुनाव में 10% वोटों का अंतर था दोनों के बीच में। एग्जैक्टली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 10% का ही जीत हार का अंतर था वोटों का। और इस बार SIR में 1 करोड़ नाम कटे और TMC जैसा आरोप लगा रही है। हालांकि आज एक नई जानकारी TMC ने दी है कि उसमें 60% जो नाम कटे हैं वो हिंदुओं के नाम है। पता नहीं ये कहाँ से कैलकुलेशन है, मैं नहीं जानता हूं कि इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर लिया TMC ने। लेकिन ये माना जा रहा है कि उसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान, जो खास करके बांग्लादेशी मुसलमान थे और जिन्हें वोटर बना दिया गया था बंगाल में। आप सर ये कहना चाहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है अपना किला बचाना, बीजेपी बहुत कड़ा मुकाबला दे रही है। मुश्किल हाँ, इस बार मुश्किल इसलिए है कि तमाम योजनाओं के, हालांकि ममता बनर्जी की ताकत जो रही है, एक तो मुसलमान मैंने बताया, दूसरा कि उन्होंने महिलाओं पर दाव किया। अच्छा, हिंदुत्व का मुद्दा चल रहा है क्या वहां पे? पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट पड़ते हैं? बिल्कुल, हिंदुत्व का मुद्दा खास करके 2021 के बाद से और उभार पर है। जब तीसरी बार जब हैट्रिक बनी ममता बनर्जी की, उसके बाद जो वहां रहने वाले मुसलमान थे, उन इलाकों में जो हिंदू रहते हैं उनसे जरा किसी से कोई करीबी हो तो एक बार बात करके देखिए कि उनकी तबाही कैसी है जी, और किस तरह वो। कास्क जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं,
विनोद अग्निहोत्री जी भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। तो सबसे पहले चलते हैं पंत जी के पास। पंत जी, आपका स्वागत, और बताइए कि इतने खूबसूरत राज्यों में सर चुनाव हो रहा है, एक से एक दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने थोड़ा माफ़ी के साथ बता रहा हूँ कि थोड़ा मेरी तकरीर लंबी हो गई थी, लेकिन सर जो चुनाव हैं बड़ा दिलचस्प हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम 3 राज्यों में ये जो टॉप पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली वाली हैं, ये बैक बेंचर हैं सर। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये साउथ में जो चुनाव हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी, इनकी हालत क्या हो गई है सर? जी नहीं, देखिए, चूंकि राज्यों के चुनाव हैं और राज्यों के चुनाव में जो है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो हमेशा दमखम से लड़ती हैं और वो ज़्यादातर जो है वो एक लीड लिए रहती हैं, और ख़ासकर हमने साउथ में ये चीज़ देखी है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश करी है, और लेटेस्ट उसका उदाहरण जो है कि वो बिहार हमें दिखाई दे रहा है, और इसी तरह असम में जो है उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये कोशिश करी है, और इस बार उसने इसी दमखम के साथ जो चुनाव लड़ा है, तो उसकी कोशिश है कि वो फिर से वो वहाँ पे आए। और सर सब लोग यहाँ डिबेट में कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि तमिलनाडु में ट्रायंगुलर इलेक्शन है, मतलब डीएमके, अन्ना द्रमुक और विजय की पार्टी में। आप ऐसा मानते हैं, या फिर द्रमुक बनाम अन्ना द्रमुक ही होगा, विजय की हाइप क्रिएट हुई है? नहीं, देखिए, विजय जी का कुछ उसी तरह का है जिस तरह का प्रशांत का बिहार में था, क्योंकि विजय के साथ बहुत सही बात कही होगा तो उन्होंने कोशिश तो करी है, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि हम जिस समय कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो रही थी तो एक चुनाव में उन्होंने वो एक्चुअली बहुत सारे कैंडिडेट खड़े करना चाह, अकेले लड़ना चाह रहे थे और काफ़ी कैंडिडेट्स को, तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ एक कैंडिडेट के चुनाव में खर्चा होगा, जो हमारे लिए अभी संभव नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट था। इसके मतलब अभी वो उतने बहुत साउंड फूटिंग पे नहीं है विजय, और उन्होंने जो है कि लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि नहीं वो वाकई बड़े ही साउंड पोजीशन ना हो कैंडिडेट, तो लेकिन अन्ना द्रमुक का और डीएमके का काम तो खराब कर सकते हैं ना सर, वोट काट के। और निश्चित रूप से, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे प्रशांत से भी यही उम्मीद थी कि वो बीजेपी का भी एक काम खराब करेंगे, और जो है कि वो विपक्षी जो दल हैं, कांग्रेस है या दूसरे जो दल हैं, उनका भी काम खराब करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। खासकर ये था कि बीजेपी को काफ़ी डैमेज करेंगे, लेकिन यही है विजय का भी, मुझे लगता है कि यही स्थिति बनने जा रही है। हालांकि चूंकि वो फिल्म की पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी हैं, तो काफ़ी भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो इस समय जो वहाँ की फाइट हुई है वो अन्ना डीएमके और डीएमके के जो अलायंस है उन दोनों के बीच में हुई है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोशिश करी है, अन्ना डीएमके का जो अलायंस है वो, उसमें जो है किसी तरह से जो है इस बार जो वर्डिक्ट को बदलने के लिए, तो मुझे अरे सर वहाँ बीजेपी का सोचिए, ये है पोजीशन कि जो बहुत छोटी पार्टियां हैं ना, जो एआईडीएमके के अलायंस वाली, वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रही हैं, और सीट पाए हैं पर सिंबल बीजेपी का ले रखा है, कमल। जी हाँ। देखिए, बीजेपी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी अपनाती है वो, और उसको पता है कि जो अपने ही जो है सिंबल पे अगर हम खड़ा करेंगे तो उसका एक बहुत शुक्रिया पंत जी, सर कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को अपनी प्रेजेंस कनेक्ट करना चाहता हूं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हैं। अग्निहोत्री जी, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 3 में आज आपने वोटिंग करा दी है, तो पहले तो इन 3 का हाल बताइए, फिर जो बचे हुए 2 हैं वहाँ क्या माहौल है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में? देखिए ब्रजेश जी, जो आज पोलिंग हुई है काफी उत्साहजनक पोलिंग है। जैसे असम से शुरू करें तो पिछली बार 82% के आसपास पोलिंग हुई थी, इस बार 84-85% तक जा गई है पोलिंग। तो ये ज्यादा जो पोलिंग हुई है, क्यों हुई है, इसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्या यह एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है या सामान्य बात है।
तो मुझे लगता है कि असम में कई फैक्टर्स हुए हैं जिनको लेकर के जो चुनाव को प्रभावित करेंगे। पहला फैक्टर ये है कि जिस तरह जो परिसीमन जो वहां हुआ सीटों का, तो जो पहले करीब 35 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य थी वो घट करके इस बार 22 या 23 रह गई, उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा, हेमंत विश्व शर्मा जो पिछले चुनाव में उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के नहीं थे और सर्बानंद सोनोवाल जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में बीजेपी जीती थी, बाद में हेमंत विश्व शर्मा को बना दिया। पूरा टाइम हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरह पूरे 5 साल में जो सबसे ज्यादा विवादों को दिया और हिंदुत्व की राजनीति को उन्होंने, बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है, पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है, उसको उन्होंने बहुत खुल करके बढ़ाया। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते, उसका क्या असर पड़ेगा। तीसरा, गौरव गोगोई को जिस तरह कांग्रेस ने आगे किया है इस बार और बदरुद्दीन अजमल से दूरी बना के रखी है, वो एक फैक्टर है। वो क्या वापस जो तरुण गोगोई का कॉम्बिनेशन कांग्रेस का था उस जमाने का और तमाम छोटे दलों से जो अलायंस किया है, वो कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा और प्रियंका गांधी की उपस्थिति का क्या असर पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो चुनाव और फिर इस युद्ध का जो युद्ध हुआ ईरान और इजराइल द्वारा फिलहाल अभी रुका हुआ है, उसमें जो गैस की दिक्कत और तमाम दिक्कतें हुई हैं, उसका कितना असर पड़ेगा या कितना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें काफी, खास करके अपना आसाम में जो मुकाबला हुआ था उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और जिस तरह बदरुद्दीन अजमल के उम्मीदवार, बदरुद्दीन अजमल खुद कांग्रेस के उम्मीदवार से 10 लाख वोटों से हारे थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि असम एक तरफा नहीं है, मुकाबला दिलचस्प है? मुझे, हाँ, नहीं, बीजेपी तो बहुत मुतमईन है और बीजेपी को लग रहा है कि ये आसाम उसके लिए बड़ी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कई जगहों पर अच्छी टक्कर हो रही है। और अगर बंगाल में क्या चल रहा है सर, बड़ा मसला है वहां पे सर? कहां पर? बंगाल में। देखिए, बंगाल में तो अभी पोलिंग होने दीजिए, अभी तो बंगाल में 27 लाख तो वोट होगा ही, फैसला नहीं हुआ है कि वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। और कायदे से तो जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 का है, उसकी जो धारा 21(3) है, उसके मुताबिक अगर नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक मतदाता सूची पूरी ना हो पाए तो पुरानी सूची से चुनाव कराना चाहिए। अब अभी तक तो आज आखिरी दिन था, 9 तारीख थी आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था सेकंड फेज का। आज सूची कायदे से फ्रीज हो गई और फ्रीज होने के बाद 13 तारीख के वो सूची सबको पट जानी सारे राजनीतिक दलों में। तो क्या 4 दिन में 27 लाख नामों का फैसला हो जाएगा? अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। और अगर 27 लाख नामों का फैसला नहीं हो पाता है तो क्या चुनाव जो होंगे वो पुरानी सूची पर होंगे या इन चुनाव कैसे? ये बड़े संवैधानिक प्रश्न है बंगाल में। बाकी बंगाल की बात मैं अभी सुन रहा था, तो बंगाल में देखिए, हिंदुत्व की राजनीति इस बार बीजेपी उतनी आक्रामकता से नहीं कर रही है जितनी 2021 में की थी। 2021 में आप प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए, 2021 के अमित शाह जी के भाषण सुनिए, नड्डा जी के भाषण सुनिए, सारे बीजेपी के नेता हिंदुत्व पर आश्रित थे। इस बार वो हिंदुत्व से ज्यादा वो बंगाल में जो ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस का मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व को ममता बनर्जी ने उसको कुंद कर दिया है। उन्होंने दुर्गा आंगन बना दिए, उन्होंने महाकाल का मंदिर बनवा दिया, जगन्नाथ टेम्पल बनवा दिया, चंडी पाठ कर दिया। तो एक तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को उन्होंने उसको काफी धारहीन कर दिया है। बाकी जो हिंदुत्ववादी कट्टर वोटर है वो तो है बीजेपी के साथ, लेकिन उसका एक्सपेंशन जो बीजेपी करती थी वो मुझे इस बार नहीं दिख रहा है। अब जहां तक वोट कटने की बात है, उससे बड़ी संख्या में मथुआ समुदाय के वोट भी कटे हैं, मुसलमानों के वोट भी कटे हैं और मथुआ समुदाय के वोट। सर, ये केरल और तमिलनाडु में आप कोई परिवर्तन देखते हैं या फिर मौजूदा सरकारें रिपीट करेंगी या फिर तमिलनाडु में ट्रायंगुलर है फाइट? देखिए, तमिलनाडु के बारे में मैं पीयूष जी की बात से काफी सहमत हूं कि ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश तो की विजय ने, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव वोट पड़ते पड़ते जो है, जो 22 तारीख को वोट पड़ेंगे, जिस तरह चुनाव जा रहा है वो फिर बाइपोलर ही हो रहा है चुनाव, डीएमके अलायंस और एआईडीएमके अलायंस के बीच में। क्योंकि विजयन उस तरह का कोई बड़ा नैरेटिव नहीं बना पाए जो तमिलनाडु के चुनाव को ट्रायंगुलर बनाता जी। वो दोनों से, अगर मैं आपके सामने अगर एक काल्पनिक तस्वीर भी रखूं, अगर मुकाबला डीएमके और अन्ना द्रमुक में एक आमने सामने का हुआ तो? देखिए, अन्ना द्रमुक और डीएमके में अगर मुकाबला आमने सामने का हुआ, तो मुझे लगता है डीएमके अलायंस का पलड़ा थोड़ा भारी रहना चाहिए। तो दूसरा सर ये बताइए कि ये वामपंथ का अंतिम किला जो बचा हुआ है केरलम जी, बचेगा जी या ढहेगा? देखिए, अगर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से कोई नतीजा निकाले तो यूडीएफ को सीधी बढ़त है जी, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब वहां एक फैक्टर और है ब्रजेश जी,
भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, वहां जो सोशल इक्वेशन है उसको समझिए, जो वहां का हिंदू, वहां 3 सामाजिक विभाजन है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। मुसलमानों का और ईसाइयों का बहुसंख्यक समर्थन कांग्रेस को मिलता है और हिंदुओं का बहुसंख्यक समर्थन लेफ्ट को मिलता रहा है। और इस बार बीजेपी जो इनरोड कर रही है, तो बीजेपी क्रिश्चियंस को भी आउटरीच कर रही है और हिंदुओं के, उसका हिंदुत्व का एजेंडा ही है। तो बीजेपी कितना वोट लेफ्ट का काट सकती है, जो हिंदू वोटर है, अगर ज्यादा वोट काट लिया तो यूडीएफ का रास्ता आसान हो जाएगा, और अगर ईसाइयों में डेंट किया तो यूडीएफ के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। तो बीजेपी एक वहां वोट काटने वाली पार्टी के रूप में सामने आई है। बहुत शुक्रिया सर, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। वीरेन जी हमारे नेशनल लेडीज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, क्या रिपोर्ट है आपके पास पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और सुरेन जी के फेवरेट पुडुचेरी में? देखिए, आज जो मतदान हुआ, पहली बात तो ये कि काफ़ी बड़ी संख्या में मतदान हुआ। एसआईआर का आप उसको प्रभाव भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि मौसम भी अच्छा है और ऐसे सीजन में चुनाव हो रहा है और उत्साह भी लोगों में रहा। 80% के ऊपर मतदान हो गए। एक बात, 3 राज्यों के चुनाव में आज जो सबसे बड़ा आसाम है, बीजेपी का दावा है कि वो 100 सीट से ज़्यादा आसाम में जीतने जा रही हैं। अब वो जो खेड़ा को पेड़ा बोले बना देंगे, वो पेड़ा वाले इलाके में तो चुनाव हो गया आज। अब वो पेड़ा मिलेगा, आगे परिणाम क्या आएगा ये पता चलेगा। लेकिन अब सबकी निगाह बंगाल पर है, जहाँ पर घुसपैठिया, रोहिंग्या, तमाम सारे जो मुद्दे चलते हैं, जिस पर बीजेपी लगातार शोर मचाती रही है। बंगाल में कितना वोट कटेगा, 27 लाख कटा कि 90 लाख कटा, कितना बचेगा और किसका वोट वो कट रहा है, ये सब निर्भर करेगा। एक आंकड़ा ये बताता है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट कट गया है। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की वहाँ पर अलग अलग आ रही हैं। लेकिन इतने के बाद भी रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि वो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जाएगा या टीएमसी के पक्ष में जाएगा। ममता बनर्जी विशुद्ध रूप से 10 साल से शासन कर रही हैं और उन्होंने खेला और खदेड़ा सारा स्थितियां देख ली हैं। बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ भ्रष्टाचार और जिस तरह से कहा जाए कि मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाती हैं, बहुत सारी बातें वहां पर आती रहती हैं। लेकिन ब्रजेश जी, मात अगर खाएगी ममता बनर्जी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा वोट काटने वालों से खाएंगी, चाहे ओवैसी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस की विडंबना ये है कि दिल्ली में वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं, लेकिन बंगाल में उनकी जो इकाई है वो उनका विरोध करती है। ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में बैटिंग की है, उनका बंगाल में भी उसी तरह का बैटिंग का कार्यक्रम जारी है। तो वो वहाँ पर क्या नया गुल खिलाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बीजेपी पहले 152 सीटों पे चुनाव है जी, और फिर उसके बाद 142 सीटों पर बंगाल का चुनाव है। 23 अप्रैल को पहला चरण है और 29 अप्रैल को दूसरा। सारा निगाह सबकी इसी पे है। तमिलनाडु में कभी डीएमके रहती, कभी एआईडीएमके रहती है। जयललिता जब से चली गई तब से जो है डीएमके की लॉटरी लग गई। वहां पर तो देखिए बीजेपी का उतना स्टेक नहीं है, लेकिन जो कुछ है सबकी निगाह बंगाल पर है। हर आदमी ये पूछता है कि बंगाल में ममता जीतेंगी कि हारेंगी। बीजेपी बिहार तक पहुंच चुकी है, बंगाल की सत्ता उसको चाहिए। अब वो कब मिलेगी, ये चुनाव आयोग और तमाम सारे लोगों पर, छोटे लोगों पर भी आरोप लग रहा है। आज एक आंकड़ा आया कि बंगाल में 119 सीटों का जो रिजल्ट था पिछले चुनाव में, उस पे जीत हार का अंतर 100 वोट से लेके 15,000 के बीच में था, 119 सीटों पर। अब उनमें क्या परिवर्तन आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पिछला जो चुनाव था
उसमें ममता बनर्जी को 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले थे। तो अंतर काफी ज्यादा था, एक के पास 48% था, एक के पास 47% था। अब यही चीजें जो है आगे कितना बदली हैं ये तय करेंगी। वैसे पूरे देश से बीजेपी ने नेताओं को लगाया है प्रचार में, और जो नेता एक महीने से लगे हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बंगाल की उनकी हसरत देखिए इस बार पूरी हो पाती है कि नहीं। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड फिलहाल जी। जनता जब चाहती है जिसे, उसे सिंहासन छोड़ना पड़ता है। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि जनता के आदेशों पर तुम्हें भी झुकना होगा, और सुन लो सत्ताधीशों सिंहासन से उठना होगा। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में, और सत्ता के गलियारों को भी तुम्हें भी बरसों तक तकना होगा। और तुम उड़ते रहे आसमानों में, हम परेशान हैं पैरों के छालों से, और पीड़ा क्या चीज होती है तुम्हें भी दर दर भटकना होगा। और सुन लो सत्ताधीशों सिंहासन से तुम्हें उठना होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से हमें सब फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस चर्चा का शुरू करते हैं। इसमें दिए गए सीमित समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र है तो जैसा विनोद जी भी बता रहे थे, और ये फैक्ट भी है कि अभी तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई। आखिर क्या कारण है कि लोगों को बिना सुनवाई किए हुए नाम काटने का ये नया प्रचलन शुरू हुआ है? क्या इससे चुनाव की निष्पक्षता रह जाएगी? देखिए, इस प्रकरण में तो मुझे यही कहना है कि ये प्रकरण पार्टी के पास तो है नहीं, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इसका लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सारे मामले उसके पास जा रहे हैं। वो इस पुनरीक्षण अभियान की मॉनिटरिंग नियमित तौर पर कर रहा है। तो जो मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में है, उसके निर्देशन पर इसकी कार्यवाही आगे बढ़ रही है। तो जो भी भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं, मैं समझता हूँ आपकी तो कोई ओपिनियन होगी आपकी? नहीं, हम उसे स्वीकार करते हैं, और जो भी उसके आप चाहते हैं कि एक मौका दिया जाए सुनवाई का? जो भी, वही लगातार मौके मिल रहे हैं, समय सीमा बढ़ाई जा रही है। जो भी हो रहा है उसको मैं समझता हूं कि देश में न्याय व्यवस्था का सर्वाधिक प्रामाणिक और सर्वोच्च संस्थान अगर उसे देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके प्रति कोई शंका व्यक्त करनी चाहिए। और एक इशू जरूर बंगाल में बनाया हुआ है, और राज्यों में ऐसा कोई इशू नहीं था, और राज्यों में ये प्रक्रिया ठीक से असम में आप इस बार कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप जो कंफर्ट विक्ट्री होती थी आपकी, उसमें दबाव में निश्चित रूप से कहीं नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक देखने के लिए कोई नहीं है। और ब्रजेश जी, इसको नोट कर लीजिए कि असम, बंगाल, पुडुचेरी पर तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और जो केरल और तमिलनाडु है, निश्चित रूप से यहां भी भारतीय जनता पार्टी मेरेकल करेगी। चुनाव के परिणाम जिस दिन आएंगे, हम सब बैठेंगे। 3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार, एनडीए लड़ रहा है सर, आप उनके नीचे हो सर रंगास्वामी जी। देखिए, वो हमारे साथी हैं, और वहां हमारी सरकार है। और ये सरकार, मैंने कहा ना कि 3 जगह तो हम लौट कर आ ही रहे हैं, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक शंका नहीं है। आ रहे हैं। लेकिन हाँ, और जो 2 राज्य केरल और तमिलनाडु है, यहां पर भी कम से कम एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी चमत्कार बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, परफॉर्मेंस का दबाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर है, कैसे? केरल में इस बार आपकी पार्टी अपने लिए क्या उम्मीद देखती है? क्योंकि जिस तरह वामपंथ का यह अंतिम किला और उनके सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री इस बार वहां पर मुकाबिल हैं, आपके लिए कोई संभावना दिखती है वहां पर आपकी पार्टी को? और दूसरा, तमिलनाडु में इस बार सब लोग कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर होगा, विजय वोट काटेंगे, लेकिन कई विद्वान पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो प्रशांत किशोर वाला हस्त्र होगा। मैं उन लोगों से सहमत हूं ब्रजेश भाई। सच बात यह है कि केरल में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। केरल में बहुत स्पष्ट रूप से हम सब लोगों से यूडीएफ गठबंधन पूरी तरीके से चुनाव जीत रहा है, और बगैर किसी परेशानी के जीत रहा है। वहां पर
और किसी कहते ना कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। पुडुचेरी में हम लोग चुनाव में आगे हैं और पुडुचेरी में मैं आपकी जानकारी सिर्फ एक दुरुस्त कर दूं कि पुडुचेरी में जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में डीएमके हमारी साथी है और वो 14 सीटों पर लड़ रही है, हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बात, तमिलनाडु की आप बात करें, तमिलनाडु में क्लियर कट हमारे पास मैंडेट है, एमके स्टालिन साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और दूसरी मैं बात बताता हूं आपसे, असम की असम में जो रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी आशाएं धराशायी हो गई हैं, निराशा में बदल गई हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से हेमंत बिस्वा शर्मा ऑल फॉल गाली गलौज सब बक रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि विनोद अग्निहोत्री जी को बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव भी लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? अग्निहोत्री जी को ये बताइए आप। मैं आखिरी में अग्निहोत्री जी हमारे बड़े भाई हैं तो हम तो उनको पूरा बताएंगे, लेकिन असम तो पहले मतलब कुछ खुशी की चीजें तो सुन लीजिए ना। आप लोग मतलब आप दोस्त हैं हमारे, आपके साथ हर खुशी साझा। और कांग्रेस की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है क्या? सर आपको शर्मा की चाय की पिलाऊंगा। तो मैं आपको 2 चीज सर जी, तो मैं आपसे 2 चीजें कह रहा हूं यहां पर कि असम में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव हार चुका है और हेमंत बिस्वा शर्मा ऑल फॉल बक करके अब अपने घर बैठे हैं। तो वहां पर हम चुनाव गौरव गोगोई के नेतृत्व में पूरी तरीके से हमारा गठबंधन जीत रहा है। अब आप आ जाइए बंगाल में हम चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में अगर 27 लाख मतदाताओं का जो है आप लॉजिकल कंक्लूजन के नाम से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से वोट काटेंगे तो हम विरोध करेंगे। जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन को गेट लॉस्ट कहा जाएगा तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व पर जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, अगर ज्ञानेश कुमार जी जो है अनुराग यादव के साथ बदतमीजी करेंगे सर तो पार्टी जीते न जीते, लेकिन सुरेंद्र राजपूत का जो आत्मविश्वास है, मैं उस आत्मविश्वास की सराहना करता हूं। भले दमड़ी नहीं है पास में, लेकिन भाई ने 3 जगह सरकार बना ली बैठे बैठे अभी 1.5 मिनट के अंदर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सर ये हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दिया, आज पूरा उसकी ओम प्रकाश अस्क जी हमारे साथ मौजूद है। अस्क जी, सबकी लड़ाई बंगाल पे आ रही है, उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई बंगाल में लड़ाई सर आमने सामने होगी 1000 करोड़ रुपया देने या फिर हुमायूं कबीर, एमआईएम और कांग्रेस कुछ इन लोगों का खेल खराब करेंगी? ओम प्रकाश जी। ब्रजेश जी, 3 चीजें बंगाल में देखिए, अगर परिणाम के बारे में हम लोग जानना चाहें, अनुमान लगाना चाहें तो सबसे पहले ये कि लगभग 125 सीटों पर 700 से लेके 1000 के बीच के अंतर से टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे पिछले चुनाव में। यानी 125 सीटों पर कुछ भी हो सकता है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर में जो नाम कटे ये ओपन सीक्रेट है कि ये ज्यादातर उसमें बांग्लादेशी और मुस्लिम लोगों के नाम कटे। तीसरी चीज कि जो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाली वहां और उस नाम पर मुसलमानों को पोलराइज किया, असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच गए, उनसे गठबंधन कर लिया। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं नहीं, मैं मानता हूं हुमायूं कबीर और ओवैसी ज्यादा प्रभावकारी नहीं होंगे, लेकिन जो भी वोट काटेंगे वो टीएमसी के ही वोट काटेंगे, जो पिछली बार ध्रुवीकृत होकर 30% वोट मुसलमानों के एक तरफा पड़े थे बीजेपी के विरोध में। तो उसमें अगर अंतर होता है तो सिर्फ 10% वोटों का अंतर पिछली बार था जीत हार के बीच दोनों पार्टियों में। अगर उस 10% में 5% एसआईआर में जाता है, 2-3% ये ले जाते हैं, तो 1-2% का अंतर होगा। और बिहार में जैसे हम लोग मान के चल रहे थे कि महागठबंधन कड़ा मुकाबला दे रहा है एनडीए को, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि एक जमीन पर चला गया और एक आसमान पर चला गया। वही स्थिति अगर होनी होगी तो बंगाल में होगी। अब किसकी होगी ये मैं नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अस्क जी, आपने बहुत ढंग से और बहुत ही सधा हुआ विश्लेषण किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पीयूष पंत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं।
पंत जी सबसे बात करके और जो सारा कुछ पढ़ने और समझने के बाद एक सवाल है, वो ये है कि एसआईआर के बाद से इस देश का राजनीतिक माहौल बदल गया है। अस्क जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसआईआर में या तो एक आसमान पे होता है और एक ज़मीन पे फर्श पे चारों खाने चित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए? हाँ ब्रजेश जी, लगता तो है। अब जो परिणाम अगर देखें हम राज्यों के, तो ऐसा ही लग रहा है। और ये इसलिए भी लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है तो इसमें ठीक है, जो गलत लोग थे, जो गलत वोट थे, वो अगर उनकी छटनी हो गई है तो ठीक है वो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती जा रही है, एसआईआर के बाद जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ है और बम्पर मतलब उसकी जीत हो रही है, तो ये आशंका पैदा हो रही है कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है पूरा की पूरी प्रक्रिया को जो है जी। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग में जो एक पारदर्शिता की कमी हमको देखने को मिली है, वो बहुत कुछ इसके लिए भी जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि जो उसमें जिस गति से, जिस जल्दबाजी में ये पूरी प्रक्रिया हुई है, उसमें कहीं न कहीं जो है आशंकाएं पैदा हो रही हैं और उसका चुनाव आयोग पूरे संतोषजनक रूप से निराकरण करने में असफल रहा है वो। और बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई। वो तो इस वक्त तो सर आमने सामने झगड़ा भी करने लगे, दबा दिया गया। अब तो सीईसी का आमने सामने झगड़ा होने लगा है पॉलिटिकल पार्टी से, ऑब्जर्वर से। आज अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे मुझे कि कोई आईएएस से झगड़ा भी हो गया। ऐसी जी हाँ आईएएस जो थे उनसे जो यादव जी, एक आईएएस जो ऑब्जर्वर थे जो सुरेंद्र जी के परिचित हैं, उनसे जो झगड़ा हो गया और सुना है कि उनको हटा भी लिया गया है। जी चुनाव आयोग ने आदेश देकर हटा दिया उनको वहां से। तो ये जो टसल हो रहा है, देखिए ये कहीं न कहीं एक जो है आशंका पैदा कर रहा है। पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ा संकट जो हमारे सामने इस समय है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की जो है एक ट्रांसपेरेंसी और उसकी एक निष्पक्षता। जी, भले ही वो पक्षधर ना हो, हाँ, लेकिन दिखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। व्यवहार हो रहा है, जिस तरह के हम चीजें होते हुए देख रहे हैं जी, उससे ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है कहीं। अभी आप देखिए एक पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने एक अभी जो चुनाव आयोग ने जिस तरह का लेटर जारी किया है, एक किसी पार्टी के संदर्भ में की बातें कही गई हैं, तो ये बहुत शुक्रिया सर। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। सर, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा तो इस बार सर इन 5 राज्यों के चुनाव में हमारे चुनाव आयोग की चर्चा है। अभी सुरेंद्र जी मुझे बता रहे थे, हालांकि मैं दिन में खबर नहीं देख पाया था, लेकिन सुरेंद्र जी इस डिबेट में हम सबको इनलाइटन किया इन्होंने कि किसी आईएएस के साथ भी कुछ झगड़ा हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी वालों के साथ भी गाली गलौज हुई। अब मतलब चुनाव आयोग क्या करने पर आमादा है सर? सुरेंद्र जी तो खैर बहुत होमवर्क करके आते हैं जी, और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं में ये बड़े मुखर प्रखर प्रवक्ता हैं जी। मेरी राय थोड़ी सी अलग है। देखिए, एसआईआर ही अकेला बिहार में जीत का कारण नहीं था। एसआईआर के बाद पहला चुनाव सिर्फ बिहार में हुआ है। उसके पहले बीजेपी हरियाणा जीती, बीजेपी महाराष्ट्र जीती और मध्य प्रदेश जीती और थम्पिंग जीती। महाराष्ट्र में भी तो वही हुआ, अर्श और फर्श का आघाड़ी और उसके भी युति के बीच में। और हरियाणा तो कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई और मध्य प्रदेश भी जीतते जीतते हार गई। ये तो चुनाव बिना एसआईआर के हुए थे। तो खाली एसआईआर को जिम्मेदार ठहराना, बिहार में 10,000 रुपए को क्यों भूल जाते हैं जो महिलाओं को दिए गए उनके खाते में लगातार, या झारखंड में मैया योजना सफल हुई, महाराष्ट्र में जो है वो लाडली बहना योजना सफल हुई, लड़की बहना योजना। तो ये सब कारण है कोई थम्पिंग मेजोरिटी के। तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल का चुनाव एसआईआर को के बारे में और तस्वीर साफ करेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां कांग्रेस से मुकाबला हुआ, कांग्रेस से तो सीखना चाहिए कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए, कैसे जीता हुआ चुनाव हारा जाए। इस पे अगर आपको रिसर्च करनी है ब्रजेश जी, हमको करनी हो, तो हमें कांग्रेस पार्टी सीखना चाहिए। और हारा वो चुनाव सर, मैं इसके लिए पीएचडी अप्लाई करने को तैयार हूं सर। हाँ, तो इसलिए मैं कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी करने में थोड़ा सकुचाने लगा हूँ। चाहे वो केरल हो चाहे आसाम हो, मुझे लगता है कि
पता नहीं, हम तो मान लीजिए अपने आंकड़े लगा करके और माहौल देख करके भविष्यवाणी कर दें, और सुरेंद्र राजपूत की पार्टी जो है पता नहीं वो कहे कि हम तो जीतने नहीं चाहते, वहां वो आपस में खेत रहे एक दूसरे को, जैसे मध्य प्रदेश में खेत रहे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। तो इसलिए तो बीजेपी को इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है कि वो जहां जहां कांग्रेस से मुकाबला कर रही है वो निकल जाती है सरपट जी। हाँ, तगड़ा मुकाबला उसमें करना पड़ता है। झारखंड में करना पड़ा, ना घुसपैठिया चला, ना उसका कोई मतलब चला, दोबारा हेमंत सोरेन आ गए। अब एक चीज क्लियर बता दो सर कि ये घुसपैठिया चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, घुसपैठिया तो झारखंड में नहीं चला, बंगाल में भी घुसपैठिया कैसे चलेगा? देखिए, बंगाल में अगर जो आशिक जी कह रहे हैं, आशिक जी की बात से और उनके विश्लेषण से सहमत हूं कि वो जो 125 सीटें हैं जहां 1500 से हार जीत का अंतर रहा, और वहां अगर वोट ज्यादा संख्या में कटे हैं और अगर उसमें तृणमूल के वोटरों की तादाद ज्यादा है तो उसका असर पड़ सकता है। वो एक बात तो हो सकती है, लेकिन खाली घुसपैठिया के मुद्दे पर कोई इधर से उधर हो जाए, वो तो 2021 में भी घुसपैठिया का मुद्दा बहुत तेज उठाया गया था, पूरी ताकत से उठाया गया था। ऐसा नहीं कौन सा 2016 लोकसभा चुनाव में उठाया गया 24 में, तो लेकिन आंकड़े कहीं इधर से उधर हो जाए तब अलग बात जी। बहुत शुक्रिया सर। इसलिए जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और अपने सभी अतिथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने अपने अपने विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि मैं आपको वापस उत्तर प्रदेश लाता हूँ। हमारे यहाँ ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव को 1 साल बाकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो अपनी सीट जहूराबाद छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब मैं जहूराबाद से चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मैं अतरौलिया आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। जहूराबाद 1 साल पहले राजभर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, कारण क्या है? प्रियव्रत दीक्षित आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट राजभर के इस नए ऐलान की दिखाने वाले हैं।